गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून बच्चे। प्रणाम सर। खूब खुश रहो बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने किडनी की स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ ली थी, है ना। किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी हमने, और अब कंटिन्यू करें आगे। कुछ पूछना है क्या? लास्ट लेक्चर में जितना पढ़ा था वहां तक क्लियर है क्या सब बच्चों को, कि कुछ पूछना भी है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। तो अब देखो, अच्छा मैं पूछूं क्या क्वेश्चन? मुझे बताओ कि हमारे अंदर जो पेयर ऑफ किडनी है उसमें क्या दोनों किडनी सेम लेवल पर होती है कि कोई किडनी ऊपर कोई किडनी नीचे होती है? ऊपर नीचे होती है सर। कौन सी ऊपर होती है? राइट वाली। किसका थोड़ा सा ऊपर होगा? राइट वाला। राइट। राइट किडनी क्या? यस सर। यस। तो देखो यहाँ पर राइट किडनी जो है उसका हाइट थोड़ा सा ऊपर, लेफ्ट वाला जो है उसका थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, वेरी गुड। अब हेलो सर। हाँ बच्चे, सर जैसे एक स्वस्थ मनुष्य में अगर 2 किडनी है तो दोनों ही वर्क करता है, वरना फिर तो एक किडनी से भी काम चल जाता है ना। हाँ एक किडनी से भी काम चल जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। और सर अगर दोनों प्रेजेंट है, दोनों ही है हमारे बॉडी में जो किडनी, तो दोनों हाँ ही वर्क करते रहेगी ना। यस, बिल्कुल दोनों कर रही है। ठीक है, एक किडनी करेगी ओके काम यदि सर, सिर्फ, तो उस पर जोर बढ़ जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है ना। सर ऐसा बोलते हैं कि एक किडनी रहता है तो थोड़ा काम कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। एफिशिएंसी कम हो जाएगी बॉडी को फिल्टर, ब्लड को फिल्टर कर पाने की, है ना। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये तो रीनल पार्ट हो गया, किडनी हो गया। अब पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। देखो, पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट क्या आएगा इसमें? ये था किडनी, किडनी के बाद वाला पार्ट ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये वाला पोर्शन यूरिथ्रा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि किडनी जो है वो ओपन हुई थी किसके अंदर? किडनी ओपन हुई रीनल पेल्विस के अंदर। ये वाला पोर्शन जो था ये किडनी के अंदर, ये किडनी ओपन हुई है किसके अंदर? इस वाले पार्ट के अंदर। कौन सा पार्ट है ये? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है वो ओपन होता है किसके अंदर? यूरेटर के अंदर।
तो यहाँ पर हम देखते हैं यूरेटर क्या है। यूरेटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स, यूरेटर क्या कर रहा है, यूरेटर कनेक्ट्स किडनी with urinary bladder। तो जो यूरिन बना है उस यूरिन को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी पेल्विस से ले जाती है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ऑब्लिकली ओपन होती है यहाँ पर, इसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करें यदि, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर lined by involuntary muscle, smooth muscle, क्या होगा इसके अंदर, स्मूथ मसल होगा, एंड जो एपिथेलियम होगा वो कौन सा होता है, एपिथेलियम इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम याद है क्या, क्या होता था ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल होता था। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, तो इस टाइप का एपिथेलियम जो है वो इससे लाइन करता है, ऐसा ट्रायंगुलर सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ओपन होता है किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इन यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के बारे में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पे भी पढ़ा था, याद है क्या, यूरिथ्रा जो होता है मेल के अंदर लॉन्ग होता है, फीमेल के अंदर शॉर्ट होता है, याद है, क्यों मेल के अंदर बड़ा होता है, क्योंकि मेल के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर 3 पार्ट्स है, कौन कौन से बताओ, भूल गए क्या, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, पेनियल और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड पेनाइल यूरिथ्रा। तो मेल के अंदर पीनिस होता है, इसीलिए वहां पर हम देखते हैं क्या कि यूरिथ्रा जो है वो लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू फीमेल। क्या यही रीजन है कि फीमेल में हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, मेल में यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम होता है, पता था क्या तुम्हें, यस सर, यस ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि किडनी के बाद में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। अब इसके बाद में ये जो किडनी है इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होगा, अराउंड 10 लाख। 1 मिलियन, कितना 10 लाख। 10 लाख, ओके, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख यानी 1 मिलियन जितना यहाँ पर नेफ्रॉन होगा। और नेफ्रॉन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, कैसे, नेफ्रॉन जो होगा वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई मिल रही है, यहाँ पर कुछ ट्यूब जैसा है, कुछ पार्ट जो है इसका वो इस तरीके से है, ऐसा, इस टाइप से। और ये कलेक्टिंग डक्ट होता है जो बाद में ओपन हो जाए पेपिला के आगे, जिसके अंदर माइनर कैलिक्स के अंदर, तो इस टाइप से। तो एक नेफ्रॉन ऐसा होगा, दूसरा जो है वो सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा, मेडुला में बहुत कम होगा। तो 2 टाइप के नेफ्रॉन, कुछ का ट्यूब इतना लंबा है, ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, कुछ में छोटा है, अभी देखेंगे डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं डिटेल में देखना। यानी ऐसे अराउंड 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर पड़ा है, मतलब प्रेजेंट है, बहुत सारा है। ठीक है, और यही एक्चुअल में क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम नेफ्रॉन। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एनसीईआरटी का डायग्राम जो है उसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन अभी देखा हमने, यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, and it is a tubular structure that helps in urine formation. So what are the parts of this nephron? The part of nephron is
One is Malpighian corpuscles. क्या होता है मालपीगियन कॉर्पसल्स? यहाँ पर मालपीगियन कॉर्पसल्स जो पूरा ये वाला गोला है वो होता है। तो इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से दो पार्ट आते हैं? एक आता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल। ये दो पार्ट जो है ये मिलके क्या बना रहे हैं? मालपीगियन कॉर्पसल्स बना रहे हैं। देन इसके बाद जो ट्यूबुलर पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम पीसीटी। पीसीटी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। पीसीटी ओपन होता है किसके अंदर? एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे हम बोल देते हैं हेनलेज लूप। यानी इसके बाद आ जाएगा हेनलेज लूप। और ये हेनले लूप के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट वो जो नीचे की तरफ आ रहा है, क्या बोलते हैं कि डिसेंडिंग पार्ट और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोल देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है। और यहाँ पर भी थिन और थिक पार्ट होते हैं हेनले लूप में। देन फोर्थ पार्ट जो है इसका वो होगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो यहां तक जो है वो हम नेफ्रॉन में पार्ट को इंक्लूड करते हैं। और ये डीसीटी ओपन हो जाता है किसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट किसमें ओपन होता है? यूरिन के फ्लो जो फिल्ट्रेट होगा उसका फ्लो जो है बोमेन कैप्सूल, उससे पीसीटी, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के क्या बनाती है बताओ? डक्ट ऑफ बेलिनी। यस, बेलिनाई। मैंने तुमको कल बताया तो था ये बात। हाँ ठीक है, सर, भूल गए। डक्ट ऑफ बेलिनाई में ओपन होगा। और ये फिर ओपन होता है किसके अंदर? डक्ट ऑफ बेलिनाई किसके अंदर ओपन होता है? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जो है वो ओपन हो जाएगा मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स के अंदर। मेजर कैलिक्स किस में ओपन हो जाएगा? मेजर कैलिक्स जो है वो ओपन हो जाएगा रीनल पेल्विस में। फिर रेनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, और फिर बॉडी के बाहर। तो ये पूरा ट्रैक्ट हो गया जिससे यूरिन जो है उसका फ्लो होता है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो जो रीनल जो यहाँ पर सॉरी हम वो देख रहे बोमेन कैप्सूल। तो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आर्टरी आती है ब्लड को लेकर के आ रही है, जो आ रही है उसे बोलते हैं हम क्या? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो क्या कर रही है? ब्लड को लेकर के आती है किसके अंदर? ये बोमेन कैप्सूल के अंदर या मालपीगियन कॉर्पसल्स के अंदर। और यहाँ पर आकर के ये कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है बहुत सारी कैपिलरीज में। यहाँ पर अंदर क्या देख रहे हो? कैपिलरीज बन गई बहुत सारी। और इन कैपिलरीज को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये कैपिलरी वापस से फ्यूज होकर के क्या बना देती है? इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल का काम है ब्लड को लेकर के आना, इफरेंट आर्टीरियोल का काम है ब्लड को लेकर के जाना। अब कॉमनली यहाँ पर तुम क्या देखते हो? यहाँ पर तुम देखते हो कि इन दोनों में से एक आर्टीरियोल जो है वो पतला है और एक आर्टीरियोल जो है वो मोटा है। कौन सा आर्टीरियोल पतला है और कौन सा आर्टीरियोल मोटा है बताओ? एफरेंट वाला वो मोटा है, इफरेंट वाला वो पतला है। यस, यानी यहाँ पर ब्लड जो है वो वाइडर आर्टीरियोल से आ रहा है और नैरो से निकल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बीच में यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक ट्यूब है,
जो हम सपोज तुम लोग जो है वो प्लांट्स को पानी देने के लिए पाइप यूज कर रहे हो, तो पाइप यूज करते हो, एक उसकी विड्थ ज्यादा है, और यदि तुम क्या करते हो आगे से उसको नैरो कर दो, यदि दबा दो या उंगली से रख के उसका छेद जो है वो नैरो कर दो, तो क्या होगा, प्रेशर से, ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। तो बिल्कुल वही होता है कि एफरेंट आर्टीरियल ब्लड को लेके आ रहा है, जो कि रिलेटिवली वाइडर है, और इफरेंट जो है वो ब्लड को लेकर के जा रहा है और नैरो है, तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा होगा, जिसको हम जीएचपी भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से ब्लड फिल्ट्रेशन भी होता है। तो यहाँ पर ये एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल के डायमीटर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सब बच्चों को। अब ये ओपन हो रहा है किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब जब ये बोमेन कैप्सूल में ओपन मतलब के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कैप्सूल जो है यहाँ पर होती है क्या, पोडोसाइट्स। यहाँ पर क्या होती है, कुछ सेल्स होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वाली सेल, जिसे हम बोलते हैं पोडोसाइट। और ये पोडोसाइट एक्चुअल में क्या होता है, कैपिलरी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है और फीट लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इसलिए पोडो का मतलब क्या होता है, पैर से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है पोडोसाइट। कैसे, जैसे सपोज कि ये कोई ग्लोमेरुलस की एक आर्टरी है, हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर एक सेल है कुछ इस तरीके से, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, पोडोसाइट सेल। लेकिन ये पोडोसाइट जो है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बहुत सारे क्या बने हुए हैं, फीट लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, जिससे इसने क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, इस कैपिलरी को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये होता है क्या, ये होता है पोडोसाइट। ये तो पूरा क्या हो गया, रेड वाला जो पार्ट है वो कैपिलरी वाला पार्ट है, और येलो वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो पोडोसाइट है, जिसके पास फीट लाइक प्रोजेक्शन है, जिसके हेल्प से इसने इसे पकड़ा। कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो यहाँ पर ये है कैपिलरी, ये है पोडोसाइट, कहाँ पर है ये, बोमेन कैप्सूल के। बोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखो, यहाँ पर देखो, ये ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन रेड कलर से, और इस रेड वाले पोर्शन में क्या देख रहे हो, येलो कलर की सेल देख रहे हो, जिसके ऊपर ब्लू कलर का न्यूक्लियस भी है। ये सेल जो है वही क्या है, पोडोसाइट है। ठीक है, तो कैपिलरी रेड कलर से बनाई हुई है, ग्रीन और ब्लू येलो कलर से पोडोसाइट बनाया हुआ है। तो ये ग्लोमेरुलस है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है बोमेन कैप्सूल। और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, अभी मैंने बताया था, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, या तो रीनल कॉर्पसल्स बोल दोगे, या फिर इस रीनल कॉर्पसल्स का और क्या नाम है, मालपीजियन कॉर्पस। ठीक है, ठीक है। और ये अब बोमेन कैप्सूल जो है, देखो यहाँ पर तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम थी, यहाँ पर भी सेल्स जो है वो फ्लैट ही हैं, सिंपल स्क्वेमस टाइप की है, लेकिन पोडोसाइट नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली बोमेन कैप्सूल के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। वो वाला पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में नॉर्मली हमको एपिथेलियम पूछते तो हम कौन सा बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एफरेंट आर्टेरियल दोनों दिख रहा है। और यहाँ पर इस डायग्राम में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी दिखाया हुआ है। जेजी एपरेटस जो है, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे थोड़ी देर बाद में, तो इसलिए अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो एक पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट देखो, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाला पोर्शन। तो पीसीटी वाला पोर्शन जो है, कॉन्वोलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉइल टाइप का होता है, इसलिए कॉन्वोलेटेड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियम जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है, कौन सी एपिथेलियम होती है, बता सकते हो क्या? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर वाला। यहाँ पर होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसका भी टाइप है ब्रश बॉर्डर टाइप है। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होती है, मतलब सेल्स जो होंगी वो इस तरीके से क्यूब लाइक होंगी, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा बहुत सारा माइक्रोविलाई, बहुत सारा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए। यहाँ पर बहुत सारा अराउंड 60 to 80% एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर, सारे मिनरल जो होते हैं वो सब बहुत सारा यहाँ से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब यहाँ से बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है, किससे, पीसीटी से। फिर पीसीटी ओपन होता है हेनले लूप में। हेनले लूप के अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब है, तो इस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर तुम देखोगे दो पोर्शन। कौन सा दो पोर्शन है, देखो, कुछ होता है थिन पार्ट, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, बाकी लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो डिसेंडिंग लिम्ब को हम ठीक से देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप जो है उसका दो पार्ट है। एक पार्ट वो जो सीधे पीसीटी जो है उसके नीचे की तरफ फोल्डिंग से बना, और ये क्या होता है, ये एक
थिन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्ट थिन, कौन कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला हो गया थिक पार्ट, और ये हो गया थिन पार्ट। ये दोनों किसके हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले हेनले। ठीक है, तो यहाँ पर थिक पार्ट जो होगा क्यूबोइडल एपिथेलियम, थिन वाला पार्ट जो होगा उसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियम। बिल्कुल ऐसे असेंडिंग जब ये पार्ट आएगा तब भी ये दो पार्ट में डिवाइडेड सा दिखेगा हमें। कौन सा, एक थिन पार्ट और दूसरा जो है वो थिक पार्ट। और ये क्या है, ये दोनों है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो यहाँ पर पीसीटी जो है उससे फिल्ट्रेट आएगा और फिर यहाँ से डीसीटी में वो फिल्ट्रेट चला जाएगा। यदि मैं इसमें कुछ खास बात बताऊं तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप होता है ये पार्ट परमिएबल होता है, किसके लिए, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है अदर सॉल्ट के लिए, यानी यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। जबकि असेंडिंग पार्ट जो होता है उसके अंदर जो परमेबिलिटी होती है वो किसके लिए होती है, वो सोडियम क्लोराइड इनके लिए होती है और वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। तो ये पार्ट हो गए किसके, ये पार्ट हो गए हेनले लूप के। अब हेनले लूप भी दो, यदि मैं नेफ्रॉन की टाइप की बात करूंगा, एक मैं नेफ्रॉन बात करूंगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो मोस्टली या मेनली जो है कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसका हेनले लूप का बहुत थोड़ा सा पार्ट ही मेडुला तक जाएगा, अदरवाइज मोस्टली ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहेगा। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन का जो ये हेनले लूप होता है वो बहुत लंबा होता है और वो कहाँ तक पहुंचता है, वो बहुत डीप इन पिरामिड या मेडुला जो है वहां तक पहुंचता है और रीनल पेपिला के पास तक ये पहुंच जाता है। इतना डीप जो है वो, या इतना लंबा जो है इसका लूप ऑफ हेनले होता है, जो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हेनले लूप। और ये ओपन होगा डीसीटी में, अगेन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो कॉन्वोलेटेड टाइप का पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर भी क्यूबोइडल एपिथेलियम ही हमें मिलेगा, सिंपल क्यूबोइडल। माइक्रोविलाइज जो है वो कम होते हैं और ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे बहुत सारे जो डीसीटी हैं वो ओपन होते हैं। अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ पर ओपन हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनाई में, उसके थ्रू माइनर कैलिक्स में। क्लियर हो गई बात। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई किसकी, नेफ्रॉन की। अब यहाँ पर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, दोनों टाइप के नेफ्रॉन, दोनों टाइप के नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। दो टाइप का नेफ्रॉन है, कौन कौन सा अभी देखा हमने, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा। जक्स्टा मतलब क्या होता है, जक्स्टा वर्ड का मीनिंग पता है क्या किसी को, हिंदी में सानिध्य। जक्स्टा का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, किसी के जस्ट अपोजिट होना, अपोजिट साइड पे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो टाइप का नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये दो टाइप के नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या, कौन ज्यादा, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी में कौन ज्यादा होता है, बोलो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो ज्यादा होता है, कितना, 75 to 85%। 85% इतना सारा होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो वो काफी कम हो गया, कितना, 15 to 25%, ठीक है। अब ये दोनों ही नेफ्रॉन, चाहे वो कॉर्टिकल हो या जक्स्ट्रा मेडुलरी हो, देखो इनके अंदर जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, कौन सा, पीसीटी और डीसीटी वाला पार्ट, वो तो कॉर्टेक्स में ही है, देख पा रहे हो ना, दोनों में ही क्या है, ये पार्ट तो कॉर्टेक्स में ही है।
अब यहाँ पर जो हेनली लूप वाले पोर्शन की बात होती है, इसमें डिफरेंस, ठीक है। बस ये जरूर बोल सकते हो कि दोनों के ये जो क्या बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स है, रीनल कॉर्पसल्स की पोजीशन में डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है? मालपीगियन क्या डिफरेंस है बताओ तो। मालपीगियन कॉर्पसल्स जो उनकी पोजीशन में, डायग्राम देख पा रहे हो तो डायग्राम से ही तुमको पता पड़ रहा हो, बताओ। मालपीगियन कॉर्पसल्स कई फ्रेंड्स तो अपोजिट दिख रहा है सर दोनों तरफ। are present near surface in cortex। cortex में तो है लेकिन सरफेस के पास में, जबकि ये कहां पर है देखो, मेडुला वाले रीजन के पास में। मालपीगियन corpuscles are present in deeper cortex near medulla। ये डिफरेंस है, दिख गया क्या? देन शॉर्ट हेनलीज लूप, यहाँ पर लॉन्ग हेनलीज लूप, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके अराउंड वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। वासा रेक्टा एब्सेंट। वासा रेक्टा क्या होता है जानते हो क्या? यस सर। वासा रेक्टा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो कैपिलरी होगी, ये कैपिलरी जो है पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क तो बनाती है, साथ में यहाँ पर एक लूप जैसा भी प्रेजेंट होता है इसके पैरेलल, ठीक है। इससे बोलते हैं हम वासा रेक्टा। यहाँ पर कैपिलरी जो है वो इस तरीके से लूप जैसा भी बनाती है। तो वासा रेक्टा जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर? जक्स्टा मेडुलरी में, और एब्सेंट है किसके अंदर? एब्सेंट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वासा रेक्टा प्रेजेंट, ठीक है। और पेरीट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो ज्यादा डेवलप होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। पेरीट्यूबुलर नेटवर्क more developed, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क लेस डेवलप्ड। क्या दोनों नेफ्रॉन, या मैं बात करूं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसका कुछ स्पेशल फंक्शन होगा क्या? यस सर। क्या? वो इमरजेंसी में काम करेगा सर, और नॉर्मली टाइम में कॉर्टिकल काम करता है। हाँ, नॉर्मल जब हमारा यूरिन हो रहा है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बट कभी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी बचाना पड़े, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो बाहर निकालना है, तो उस टाइम पे हेल्प करेगा कौन? उस टाइम पे हेल्प करेगा एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। यस, एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर हो गई बात सबको? अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, जेजी एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस? देखो क्या होता है, जैसे बोमेन कैप्सूल है, सपोज ये बोमेन कैप्सूल है, ये इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी। ये लूप ऑफ हेनले है, थिक पार्ट और थिन पार्ट बना रहा हूं, थिन पार्ट है ये, ठीक है। डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और फिर इसके बाद में ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? डीसीटी है, डीसीटी। डीसीटी ओपन हो गया, कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर
दो टाइप के आर्टीरियल, एक इफरेंट और एक एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट आर्टीरियल क्या है? जो ब्लड को लेकर के आ रहा है। इफरेंट आर्टीरियल क्या है? जो ब्लड को लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टीरियल कौन सा ज्यादा वाइड होगा, एफरेंट की इफरेंट? ये ब्लड को लेकर के आ रहा है, एफरेंट आर्टीरियल ये लेके जा रहा है। ये वाला जो है वो ज्यादा वाइड है, ये कम। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, ये कैपिलरी में डिवाइड किया। तो अब ध्यान से समझना क्या हुआ। वो वाला पोर्शन जहां पर हमने देखा कि डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियल पास पास में आ गए, ये वाला पोर्शन, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं हम जेजी कॉम्प्लेक्स। यहां पर बनेगा जेजी कॉम्प्लेक्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर होगा क्या एग्जैक्टली? ये है डीसीटी, ये है एफरेंट आर्टीरियल। तो नॉर्मली डीसीटी की सेल कैसी होती है? क्यूबॉइडल। यदि क्यूबॉइडल हो लेकिन बड़ी बड़ी हो जाए, ज्यादा ही बड़ी हो जाए कुछ, बाकी सेल इस साइज की ज्यादा बड़ी होगी, तो ऐसा कुछ चेंज हो जाए। और कैपिलरी के अंदर या आर्टीरियल के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मसल लेयर है, उसके अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, तो यहाँ पर भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो डेवलप हो जाए यहाँ पर। तो ये आर्टीरियल की जो सेल, स्पेशल सेल बनी, उससे हम बोल रहे हैं जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये वाली सेल जो होगी डीसीटी की, उसको बोलेंगे हम मैक्यूला डेंसा। और इनके बीच में कुछ और भी सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर, जिसे हम लैसिस सेल या पॉलकिशन सेल बोलते हैं। ये वाली सेल को हम क्या बोल देते हैं? लैसिस या पॉलकिशन सेल। देखो, ठीक है, तो ये तो मैंने तुमको नेफ्रॉन में कहां पर क्या है उसके अकॉर्डिंग दिखाया ताकि तुम्हें विजुअलाइज हो पाए। अब ये जो इतना पोर्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें देखो ये वाला ये क्या है? ये एफरेंट आर्टीरियल है, नीचे की तरफ जो बनाया हुआ है ये वाला एफरेंट आर्टीरियल है। इस एफरेंट आर्टीरियल के अंदर देखो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप हो गई हैं, जो ग्रीन कलर से बनाई हुई है। मेनली एफरेंट आर्टीरियल में होती है, कुछ इफरेंट में भी हो सकती है, मेनली एफरेंट में होती है। ग्रेनुलर जक्स्ट्रा मेडुलरी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल है, डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां की जो सेल्स बड़ी हो गई उसे हमने क्या बोला? मैक्यूला डेंसा। तो इसका मतलब जेजी अपरेटस कौन कौन बनाता है बताओ? एक तो ये मैक्यूला डेंसा, जेजी अपरेटस किस किसने बनाया? मैक्यूला डेंसा। किसका है मैक्यूला डेंसा? मैक्यूला डेंसा ऑफ डीसीटी। और बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल है, लैसिस सेल और हाँ, एफरेंट आर्टीरियल की जो सेल्स हैं उनको ही हम क्या बोल रहे हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये तीनों ने मिला करके क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया जेजी अपरेटस। क्या काम है इसका? इसका काम है कि इसके अंदर जो जेजी सेल्स होती हैं, ये जो जेजी सेल्स होती हैं, ये क्या करती है? ये रेनिन का सिक्रेशन करती है। जब भी बॉडी के अंदर क्या होगा, पीपी जो है वो कम होगा, या जीएफआर जब भी कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब भी कम होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जेजी सेल जो है वो क्या बनाते हैं? सिक्रीट्स रेनिन। ठीक है, और ये रेनिन क्या करता है? ये चलाता है, इसकी हेल्प से एक मैकेनिज्म चलती है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये मैकेनिज्म जो है वो चलाने में हेल्प करता है, उसे हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी जेजी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर जो है वो सबको समझ में आ गई क्या? जेजी अपरेटस की क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है,
ठीक है, तो फिर अब इस नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में फिजियोलॉजी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखो हमारे अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म हो रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर मेनली 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से हैं वो 3 स्टेप्स? वो 3 स्टेप्स हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में परानिस्यंदन भी बोलते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन इसके बाद में क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है यस ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो होता है। कैसे होता है समझो, जैसे पहला स्टेप यहीं पे बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप हम डिटेल में देख रहे हैं, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू कहां पर पहुंच गया है, वो पहुंच गया है बोमेन कैप्सूल के अंदर। ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर क्या आया था, इसके अंदर आया था एफरेंट आर्टीरियोल, जिसका डायमीटर ज्यादा वाइड था, और यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो गया होगा किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। फिर ये अंदर क्या हुआ, कैपिलरीज के गुच्छे जो है वो बन गए और ब्लड बाहर निकला, जिससे एफरेंट से, मान लो ये है हमारा एफरेंट आर्टीरियोल और ये है इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लड आ रहा है इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा था, इसका डायमीटर कम है, तो ब्लड जो यहाँ पर आ रहा है इसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा। क्या, उस प्रेशर को क्या बोलोगे, उसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। GHP क्या हुआ, GHP हुआ कि भाई ब्लड जो फ्लो हुआ इस कैपिलरी के अंदर, यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, और इफरेंट आर्टीरियोल से जब ये निकलेगा तो प्रेशर रिलेटिवली कम होगा। तो एक ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड के बाहर आने के फिल्ट्रेशन की चांसेस ज्यादा होंगे। उस प्रेशर को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर दैट इज डेवलप्ड इन ग्लोमेरुलस, और ये ब्लड को बाहर निकाल रहा है। इस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 60 to 70 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर बन गया। लेकिन ये इतनी जल्दी आ थोड़ी सकता है, क्यों, क्योंकि भाई ब्लड जो है इसका खुद का कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं। मान लो ब्लड जो है वो उसका वो इजीली बाहर निकल जाएगा, क्या नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस वाला कंसेप्ट यदि हम लगाएं तो इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह होंगे, वो क्या करते हैं, वो इस ब्लड को बाहर निकलने से रोकते हैं। उससे हम बोल देते हैं कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर। तो दूसरा प्रेशर यहाँ पर होता है जो इसको रोक रहा है बाहर आने से, वो होता है PCOP। PCOP का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक, या ऑनकोटिक बोलना ज्यादा सही होगा, ऑनकोटिक प्रेशर। किसकी वजह से ये है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है उनकी वजह से
तो ये क्या करता है, ये ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है, यानी बीसीओपी जो है वो क्या कर रहा है, बीसीओपी ब्लड को बाहर निकलने से रोक रहा है। यानी एक प्रेशर तो नीचे मतलब बाहर ला रहा था, दूसरा प्रेशर जो है इसको रोक रहा है। कितना होता है ये होता है -32 mmHg। 32, ठीक है, 32 mm ऑफ Hg लिख देता हूँ, ठीक है। अब ब्लड जब बाहर निकलना चाहता है तो इसके अंदर, ये कैप्सूल के अंदर, यहाँ पर जो फ्लूइड है, वोमेन कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है वो भी तो एक तरीके से बलून की तरह ही है, ये भी अपोजिट प्रेशर लगा रहा होगा। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, जो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। यानी थर्ड प्रेशर पिक्चर में आ गया, CHP, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तीन प्रेशर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब फिर भी कुछ अमाउंट में ब्लड जो है वो बार बार यहाँ से फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होकर यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम फिल्ट्रेट बोल सकते हैं अभी, इनिशियल फिल्ट्रेट। तो वही होगा हमारा क्या, वही होगा हमारा फिल्ट्रेशन प्रेशर। कितना होगा फिल्ट्रेशन प्रेशर, -18 mmHg। फिल्ट्रेशन प्रेशर। माइनस क्यों बोल रहे हो बच्चे, सर टोटल पूछे क्या? GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ये दो अपोज कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ, इसमें से इन दोनों को घटा दो, तो ये प्रेशर जो है जिसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस GHP में से BCOP और CHP को घटा दो तो आ जाएगा। तो GHP कितना था, GHP था 6270 माइनस 32 प्लस ये जो कैप्सुलर प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू 10 to 18 होती है, 32 प्लस 18 मान लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10। 60 to 75 तक ले लो, ये 60 to 75 तक होती है, ठीक है, 75 तक ले लो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये 10 to 25 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो इस प्रेशर से प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होकर के कहां पर आ जाएगा, वोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब यदि इतनी बात समझ में आ गई तो कितना फिल्टर होके आएगा, अमाउंट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अमाउंट की यदि हम बात करें तो अराउंड 125 ml पर मिनट जो है, इतना जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होकर के यहाँ पर आता है। आगे बात समझ में? यदि हम टोटल ब्लड फ्लो की बात करें, टोटल यानी ये GFR होगा, ये 125 ml जो ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR, ठीक है। यदि हम बात करें कि टोटल कितना ब्लड जो है वो पर मिनट यहां से पास होता है, कितना ब्लड यहां से पर मिनट गुजरता है किडनी से, एक मिनट में कितना ब्लड गुजरता है, तो ध्यान रखना, एक मिनट में किडनी से गुजरता है अराउंड 1100 to 1200 ml blood passes through kidney every minute। एक मिनट में किडनी से इतना ब्लड जो है वो पास होता है। ये तो ब्लड का हुआ। यदि मैं पूछूं कि प्लाज्मा कितना फ्लो हो रहा है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हो जाएगा, 650 ml। रीनल प्लाज्मा फ्लो कैसे निकाल दिया, 650 ml कैसे निकाल दिया, क्योंकि ब्लड के अंदर 55% कह रहा हूं क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। तो इसका निकाल 50% होगा। चलो एवरेज तुमने 650 ml रीनल प्लाज्मा फ्लो। दो चीजें पता पड़ी हमें, एक तो रीनल प्लाज्मा फ्लो और एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी इतना ब्लड यहाँ से फ्लो किया और फिल्टर हुआ कितना, 125। आई बात समझ में? कितना प्लाज्मा आया यहाँ पे, 650 ml, यहाँ से 650 ml आ रहा है और कितना फिल्टर हो जा रहा है, 125 ml पर मिनट। तो क्या कोई बच्चा मुझे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बता सकता है क्या, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना पार्ट, कितना परसेंट फिल्टर हो रहे हैं?
बता सकते हो क्या? 125 फिल्टर हो रहा है कितने में से? 650 में से 20% कितना आ जा रहा है? होगा। 20%। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस हमने पूरी देखी, इससे हमको ये पता पड़ गया कि आखिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, प्रेशर कौन कौन से काम कर रहे हैं और कितना प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होकर फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन की यदि हम बात करें तो अभी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ये किस टाइप का है? ये आइसोटोनिक टाइप का है, आइसोटोनिक। कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड में अभी बराबर होती है लगभग, तो ये आइसोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन है। अब ये कहाँ पे चला जाएगा? अब ये चला जाएगा पीसीटी में, फिर हेनली लूप में और ये सब में। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर इन चीजों का वापस से क्या हो जाएगा, मतलब जो भी इसमें यूजफुल चीजें हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगी। पूछ रहे थे कुछ? हाँ सर, ये जो वैल्यू है वो दोनों किडनी को मिला के बताते हैं। हाँ, ये ओवरऑल, यस बच्चे, ये ओवरऑल बात करते हैं हम। ओवरऑल। हाँ, हाँ, thank ठीक है ना। चलो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो, अभी जो फिल्टर हुआ, कैपिलरी से जो बाहर निकला, वो तो बहुत सारा ही ब्लड जो है वो बाहर निकल जा रहा है, बहुत सारे प्लाज्मा जो है वो बाहर निकल जा रहा है, उसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं जो बाहर निकल जा रही है, वो अभी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उसे वापस से एब्जॉर्ब करना होगा। पहली बार तो ये यहाँ से कैपिलरी से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पर आ गया है? वुमेन कैप्सूल में और पीसीटी में। अब यहाँ से जो नेफ्रॉन है, ट्यूब्यूल है, इससे हमें वापस से उन चीजों को एब्जॉर्ब करना है जिसे जो हमारे काम की है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस किस चीज का होता है? देखो देखो, जैसे हम बात करते हैं पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका? जो भी यूजफुल सब्सटेंस है और जो एक्सेस में निकल गया, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का काफी ज्यादा हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो कैपिलरीज है, मान लो उसके अंदर 120 के अराउंड कॉन्सेंट्रेशन रहनी चाहिए, तो 120 तक जो है ये यहाँ से इजीली एब्जॉर्ब होगा। जब डायबिटीज वाली केस आती है, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ग्लूकोज का, तब फिर क्या होता है? तब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो एक्सेस होता है वो निकल जाता है। लेकिन उसके पहले अभी बहुत सारा अमाउंट जो है ग्लूकोज का, वो क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज के अलावा और क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे पीसीटी के अंदर। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके अलावा जो आयंस है, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, ठीक है, ये सब और भी अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा कुछ अमाउंट में जो यूरिक कीटोन बॉडीज होते हैं और यूरिक एसिड होते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड, ये सब भी एब्जॉर्ब होंगे। और ये सब एब्जॉर्ब होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? बहुत सारा वाटर जो है वो भी एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे तो इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी तो क्या होगा? इन सबके पीछे पीछे कौन आ जाएगा? इन सबके पीछे पीछे जो है वो वाटर भी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यदि पीसीटी में इतना सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, और कुछ चीजें सीक्रेट भी होती हैं। यदि मैं साथ में सिक्रेशन भी यहाँ पर तुम्हें बता दूं तो सिक्रेशन भी देख लो। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, ये सब कुछ अमाउंट में सिक्रेशन भी होता है। सिक्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन, K प्लस, H प्लस, अमोनिया, ठीक है, ड्रग्स, डाइस, एटसेट्रा। तो इनमें से कुछ चीजें जो है वो सिक्रीट भी होती है, यानी उनको निकालना है तो वो ब्लड के थ्रू यहाँ पर आया था तो ब्लड से ही फिल्टर होकर यहाँ पर आ गया, तो ऐसा भी होता है। बट अभी हम मेनली बात कर रहे हैं यदि रीएब्जॉर्प्शन की, तो इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हुआ और साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा बताओ? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा कि सेम रहेगा? ये जो फ्लूइड है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के कंपेयर में बढ़ जाएगा कि सेम रहेगा?
बढ़ जाएगा सर। नहीं, आइसोटोनिक। आइसो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, वाटर भी तो एब्जॉर्ब हो गया। जब इतना सारा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो उसके बाद में जो फिल्ट्रेट यहाँ पर है वो क्या होगा, वो प्लाज्मा के आइसोटोनिक ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन तो फिर एब्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ये काम की चीजें थी, ये ब्लड को वापस चाहिए थी। तो फिल्ट्रेट जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी से इतना सारा पानी जो अभी हमने देखा उतना नहीं निकला। एक दिन में 180 लीटर के अराउंड जो है वो फिल्टर हो रहा है, तो क्या 180 लीटर पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा? अरे हम तो किसी हालत में इतना फिर पी भी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए वो मेंटेन रहना चाहिए। तो क्या करना है, जो एक्सेस वाटर मिनरल सब उनको रीअब्सॉर्ब करना है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, काम की चीजें और वाटर एब्जॉर्ब कर ली ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन अभी एज इट इज ही है। क्या बात समझ में आ गई? किसका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, किसका सिक्रेशन होता है? क्लियर हो गई बात? क्लियर है क्या? देन डिसेंडिंग लिम्ब की बात देखो। अब क्या होगा, अब हम देख रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब। इसको इरेज कर दे रहा हूं। तुमको ये ध्यान रखना है किस पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है और वॉल्यूम का क्या होता है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा देखो क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। देखो ये किसके लिए परमिएबल है, परमिएबल वाटर के लिए। फॉर वाटर एंड impermeable for solutes। वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्यूट्स के लिए इम्परमिएबल है। क्या देख रहे हैं, इस पार्ट से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। साथ में क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो लगभग कॉर्टेक्स क्या है, यहाँ पर लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन। नीचे जाते हैं तो क्या होगा, नीचे जाते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। कहां से कहां जा रहे हैं हम, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ। और यदि मैं बिल्कुल पेपिला के पास पहुंच जाऊं तो लगभग 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ये कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से बढ़ रहा है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से पानी निकलता जाएगा, इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और ये पानी किसके अंदर चला जाता है, ये पानी चला जाता है आर्टरीज वगैरह के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है वो किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल होता है। तो यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ पर होगा एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बोलूंगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होगा, कोई पूछेगा तुम्हें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में जो फिल्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। यस, इंक्रीज। और जो वॉल्यूम है, फिल्ट्रेट का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा कि कम होगा, यूरिन जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, कि उतना ही वो रहेगा, तो कम होगा ना। कम होगा, पानी निकल गया तो कम हो जाएगा। तो ये होता है किसके अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। अब ऐसे ही यदि कोई पूछे कि असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, सोचो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, यहां पर क्या, यहां पर तुम देखोगे कि ये पार्ट जो है उल्टा हो गया। क्या कि परमिएबल है किसके लिए, परमिएबल फॉर सॉल्ट्स NaCl और Na+Cl- एंड इम्परमिएबल, इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब क्या होगा, अब देखो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन सॉल्ट जो है वो बाहर निकल जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, हाई। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा, सर कम होगा। कम होगा ना, NaCl तो निकल गया है, कम होगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा कि सेम ही रहेगा,
बढ़ेगा। अरे नहीं बच्चे, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है। आई बात समझ में? वाटर के लिए इम्परमिएबल है ना, तो पानी तो उतना ही रहा, NaCl निकल गया। तो ये होता है किसके अंदर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के अंदर। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसके बाद में क्या होता है डीसीटी में। डीसीटी में भी क्या हो जाएगा, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, डिस्टल पार्ट जो है वो एडीएच के इफेक्ट में वाटर के लिए परमिएबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है। यहाँ पर री एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? डीसीटी में री एब्जॉर्प्शन होगा किसका? देखो सोडियम वगैरह Na+ आ जाएगा, Cl- आ जाएगा, और इनिशियल पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो तो इनके लिए परमिएबल है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन नॉर्मली नहीं होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वहां से नॉर्मली वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिस्टल पार्ट जो है वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। यानी ये तो प्रॉक्सिमल पार्ट से, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कहां से? डिस्टल पार्ट से, ड्यू टू एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आ गया। देखो यदि पानी बचाना है तो एडीएच ज्यादा से ज्यादा हो, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। यदि मान लो हमने बहुत सारा पानी पिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ज्यादा पानी बाहर निकालना है, डाइल्यूटेड होगा हमारा यूरिन, उस टाइम पे एडीएच की रिक्वायरमेंट कम से कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एडीएच जो है वो किस जगह पर काम करेगा? डिस्टल पार्ट ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे यहाँ पर एडीएच काम कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर का और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो अब इस पार्ट के अंदर देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में इस वाले रीजन में देखे प्रॉक्सिमल पार्ट पे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम वही रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमल पार्ट वाटर के लिए इम्परमिएबल है। बट डिस्टल पार्ट में देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए क्या? यानी डीसीटी पे जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो दो पार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? ये वाला ऊपर वाला जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में हो रहा है, और ये नीचे वाला जो है वो डिस्टल पार्ट में हो रहा है। तो क्या बोल दोगे यहाँ पर? इनिशियली प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या हुआ? प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या हुआ? प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो गया है। इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम क्या रहा है? सेम रहा है। और डिस्टल पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसका मतलब डिस्टल पार्ट में क्या हुआ है? डिस्टल पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। आगे क्या बात समझ में? तो ये होता है डीसीटी में। साथ में यहाँ पर सिक्रेशन भी होता है, कुछ सब्सटेंस जो है उनका सिक्रेशन भी होगा। किसका हो जाएगा? K+ का हो जाएगा, H+ का हो जाएगा। कुछ ड्रग्स वगैरह जो है इनका सिक्रेशन हो जाएगा कहाँ पर? इस वाले पार्ट। और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट पे एडीएच का होता है। एडीएच का इफेक्ट कहाँ? डिस्टल पार्ट पे भी होगा, और थोड़ा बहुत इफेक्ट एडीएच का कलेक्टिंग डक्ट पे भी होगा। यानी थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो एडीएच के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर भी होता है, और कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, और साथ में कुछ अमाउंट में यूरिया जो है उसका एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से होता है, सिक्रेशन जो है वो असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप में भी होता है। तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमने हर एक पार्ट में किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसका सिक्रेशन होता है वो हमने देख लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लग गया है कि किस तरीके से यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बनता है, किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है। क्लियर हो गई सारी बातें? कहीं पे कोई डाउट है क्या इतने में? बोलो। नो सर। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन जो है उसकी प्रोसेस हमने पढ़ ली है, सिक्रेशन जो है वो हमने साथ साथ में ही देख लिया है। यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो होता है वो बफर की तरह भी काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह भी बनाने का काम, मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो मैकेनिज्म होती है
मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। क्या बोल देते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अब देखो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ता है, मेनली जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वहां पर ये होगा, तो किस तरीके से होता है, बहुत ध्यान से समझना। ये डायग्राम को यदि अच्छे समझ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। मान लो ये हेनले लूप है, ये हेनले लूप है। तो ये हेनले लूप के अराउंड क्या है, वासा रेक्टा होता है। इस हेनले लूप के अराउंड क्या होता है, इस हेनले लूप के अराउंड वासा रेक्टा जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, इसके पास में वासा रेक्टा जो है उसने इस तरीके से सपोज स्ट्रक्चर बना ली, लूप बना लिया। क्यों बनाया इसने? इसने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जो भी यहाँ पर किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन में से बाहर निकल रहा है वाटर या सॉल्यूट, तो वो क्या होना चाहिए, वो भाई वापस भी तो जाना चाहिए ब्लड के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही थोड़ी पड़ा रहेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें ही थोड़ी पड़ा रहेगा। तो कैसे जाएगा, देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और यहाँ पर कितना है 1200-1400 के आसपास 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब क्या होता है, देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब है या असेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का। मैंने क्या बताया था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से NaCl जो है वो बाहर निकला। क्या हुआ, यहां से NaCl बाहर निकला, Na+Cl- जो है वो बाहर निकला। सॉरी, परमिएबल फॉर वाटर है ना, उल्टा लिख रहा हूं। परमिएबल फॉर वाटर है, इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट है, तो यहाँ से क्या बाहर निकला, वाटर बाहर निकला। ठीक है, अब ये वाटर यदि यहाँ से बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर ग्रेजुअली क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। अब ये वाटर बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी मैकेनिज्म है जो मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके रखती है। कौन सी मैकेनिज्म है जिससे मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है? भाई देखो यहाँ से बहुत सारा NaCl भी तो बाहर निकल रहा है, यहाँ से बहुत सारा NaCl भी तो बाहर निकल रहा है। यदि यहाँ से, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है किसके लिए, सॉल्ट के लिए, वाटर के लिए इनपरमिएबल। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन यदि यहाँ पर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन क्या होता है, वाटर जो है उसको कौन यहाँ से ले लेगा या अपटेक कर लेगा, वाटर जो है उसको हाँ यस, वासा रेक्टा वाटर को अपटेक कर लेगा, और NaCl जो है वो यहाँ पर पड़ा रहेगा ज्यादा से ज्यादा, जो कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे। तो वाटर जो है वो चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और ये इसको लेकर के ऊपर जाएगा। तो देखो नीचे से ऊपर जा रहा है जो, तो क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन घटते जाना चाहिए। जो ऊपर से नीचे जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाना चाहिए, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो डायरेक्शन देखो, फिल्ट्रेट की डायरेक्शन क्या हो गई, फिल्ट्रेट की डायरेक्शन हो गई ऊपर से नीचे। कौन सी लिम्ब में, ये वाली लिम्ब जो थी वो कौन सी थी, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे है। हम देख रहे हैं मेडुला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए एक तरीके से डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते जाना चाहिए। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो इसके पास में वासा रेक्टा है जो ब्लड को ऊपर लेके जा रही है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगा। तो दो डायरेक्शन में यहाँ पर देख रहे हो कि फ्लो चल रहा है। एक डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है किसका, फिल्ट्रेट का, जो यूरिन बन रहा है उसका, और दूसरी डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है किसका, ब्लड का। तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो चल रहा है ब्लड और फिल्ट्रेट का, उसी मैकेनिज्म की वजह से इसका नाम क्या रखा है, काउंटर। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो।
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है, इसलिए मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। आगे बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होगा कि जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें यूरिन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें से NaCl निकल गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? ग्रेजुअली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि NaCl निकल रहा है, फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। और ये NaCl जो निकला वो यदि उसका कुछ अमाउंट जो है वो ब्लड के अंदर आ जाए, तो ब्लड जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, सॉरी ब्लड जो है वो नीचे की तरफ जो यहाँ पर आ रहा है, वो क्या करेगा? वो इस NaCl को पिक करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगेन डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट एंड ब्लड फ्लो इज अपोजिट, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पर जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो है यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो फ्लूइड नीचे आ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, जो ऊपर जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वासा रेक्टा में क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ डिसेंडिंग लिम्ब में, और सॉल्ट वगैरह का जो है एब्जॉर्प्शन हो गया किसके अंदर? असेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो इस तरीके से काम करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है किसका? फिल्ट्रेट का। तो जब जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसकी बात करेंगे तो उसके अंदर ये लूप बहुत बड़ा होगा, इसकी वजह से वो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर हो गई क्या बात? काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ गए क्या? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है? देखो किडनी फंक्शन, या पहले मिक्चुरेशन बता दूं? पहले मिक्चुरेशन बता देता हूँ। चलो, अपने एनसीईआरटी में मिक्चुरेशन कहाँ दिया हुआ है? बाद में दिया हुआ है, बाद में। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पहले देखो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है ADH। क्या पूरा नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसे हम क्या बोल देते हैं? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कौन बनाता है? बोलो। वो सिक्रेटेड बाय, ठीक है। बनाएगा कौन? यदि कोई पूछे सिंथेसिस कौन करता है और सिक्रेशन कौन करता है, डिफरेंस आ जाएगा क्या? सिंथेसिस और सिक्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा क्या? सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन जो हैं वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीट होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर। और सिक्रीट मतलब थैलेमस वाला जो पोर्शन होगा वहां बनेगा, फिर आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वहां से सिक्रीट होता है। ठीक है। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ADH का सिक्रेशन किया, और ADH इज effective on distal part of DCT and proximal part of collecting duct. तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब ADH बनता कब है? देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, वाटर कम होगा, तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो सेंटर्स हैं वो क्या करेंगे? वो ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, कि भाई बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, और वो क्या करेगा? वो पिट्यूटरी को बोलेगा क्या बनाने के लिए? ADH बनाने के लिए। ADH कहां पर काम करेगा? इन पार्ट पे, और इन पे क्या करेगा? इन पे इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां पे? DCT में एंड प्रॉक्सिमल पार्ट में। क्या हो जाएगा? यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और बॉडी जो है उसमें वाटर का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, या BP को थोड़ा सा क्या करेगा? ADH जो है वो BP को बढ़ाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो एक मैकेनिज्म तो ये हो गई। दूसरी मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी फंक्शन रेगुलेशन की, वो कौन सी है? वो है रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन
सिस्टम, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं रास। देखो मान लो कभी इंजरी हुई, चोट लगी, या बॉडी के अंदर हमने बहुत देर से पानी नहीं पिया हुआ है, या और कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से क्या हुआ, ब्लड का मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हुआ, या प्लाज्मा कम, या बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हुई। तो क्या हुआ, यदि वाटर कम हो गया, वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा। जब GFR डिक्रीज होता है तो ये वहां पर जो JG कॉम्प्लेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है, वहां पर जो सेल्स है उनको स्टिमुलेट करता है, और क्या करेगा, GFR डिक्रीज होता है तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं रेनिन। ठीक है, एक तो ये होगा कि इसने रेनिन को सिक्रीट किया। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा हाइपोथैलेमस को, यानी थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट सेंटर ऑफ CNS हाइपोथैलेमस। तो एक ये भी होगा, दो चीजें हो रही है, एक तो क्या हो रहा है, एक तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो प्यास वाला जो हमारा सेंटर है वो एक्टिवेट हो रहा है CNS का, एक तो वो हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इसकी वजह से GFR कम हुआ, GFR कम होने की वजह से JG सेल जो है वो स्टिमुलेट हो गए, और इस JG सेल ने क्या किया, JG सेल ने रेनिन सिक्रेट करवा दिया। अभी रेनिन क्या करता है, ये रेनिन जो है ये पहुंचता है ब्लड के थ्रू कहां पर, लिवर के अंदर। कहां पहुंच जाएगा ये, लिवर के अंदर। लिवर में जाने के बाद में, लिवर में एक प्रोटीन बन रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, एंजियोटेंसिनोजन। क्या हो रहा है, देखो कि ये जो है लिवर के अंदर पहुंचा, और लिवर में क्या है, लिवर में एंजियोटेंसिनोजन बन रहा है, और एंजियोटेंसिनोजन को इस रेनिन ने क्या किया, वो बताओ क्या करेगा, एक्टिव करेगा। यस, तो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। कहां पर, किडनी। लिवर में हुआ है बच्चे। सर ये फर्स्ट वाला तो किडनी में होगा ना। हाँ, रेनिन जो है, देखो रेनिन जो है उसका फॉर्मेशन किडनी में हुआ है, जैसा कि अभी तुम JG कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ठीक है ना भाई। रेनिन जो है उसका फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, उसका फॉर्मेशन हुआ है किडनी में, और रेनिन किडनी से ब्लड के थ्रू फ्लो होकर के कहां पर आ गया, लिवर में आ गया। समझ गए, ये रेनिन कहां पर है, ये रेनिन अभी किडनी में है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू लिवर थ्रू ब्लड। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन कहां पर बन रहा है बताओ ना, लिवर में ये रिएक्शन हो रही है। वो तो लीवर में बनता है। हाँ, तो लिवर में पहुंचेगा ना रेनिन, और वहां पर क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या हुआ, अब ये ब्लड के थ्रू एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है, अब ये क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहां पर, ट्रांसपोर्टेड टू लंग। कहां पर चला गया ये, अब लंग के अंदर। तो अब लंग में क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो एंजियोटेंसिन 1 था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में। यस, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो बन गया एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट जो है वो कहां कहां पर होगा, CNS पे होगा, यानी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पे हो जाएगा, और कहां पर हो जाएगा, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम CVS लिख दे रहा हूं, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड पे हो जाएगा, एड्रिनल। इन 3 जगहों पे क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, थर्ड सेंटर को, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग
वाटर, ठीक है। तो थर्स्ट फीलिंग जो है उसको बढ़ाएगा ताकि पानी पिए और वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो। सीवीएस में गया तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करेगा, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल को नैरो करेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़े, और एड्रिनल में भी जाकर के एक्टिवली सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो है उनका एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन के रेस्पॉन्स में जो है वो बढ़ा देगा। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करके सोडियम पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। यदि हमारे ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो पानी है उसका किडनी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, नेफ्रॉन में बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। सीवीएस में वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो भी बीपी बढ़ रहा है, पानी पी रहे हैं तो भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी अल्टीमेटली ये सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, ये बीपी को इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम जो है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का काम क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर ये बीपी या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाता है तो उस टाइम पे ये सिस्टम एक्टिवेट होकर के ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करने का काम करता है। क्लियर हो गई बात सबको? अब इसके बाद में देखो मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन है यूरिन का त्याग करना है या यूरिन का बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन करना, उससे हम बोल रहे हैं मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, देखो जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो एक्यूमुलेट होता है तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, ये करवा देगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर वॉल। ब्लैडर का वॉल जो है वहां पर स्ट्रेचिंग होगी। ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है, यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ये क्या करेंगे, सेंड द इम्पल्स टू ब्रेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रेन को इम्पल्स दे दिया। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन से मोटर रेस्पॉन्स आएगा, मोटर रेस्पॉन्स जो क्या करेगा, मोटर रेस्पॉन्स दैट प्रोमोट कॉन्सेंट क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। किसका, जो मसल है, कौन सी मसल होती है वहां पर, डार्टोस मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा, किसका, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अच्छा एक बात और शायद बताई नहीं थी कि दो स्फिंक्टर होते हैं जो जहां पर यूरिथ्रा ओपन हो रहा है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल। इंटरनल वाला जो होता है वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नल जो है वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। तो इनको तो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, इन सारी मसल को क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, और इसको रिलैक्स करवा देगा। तो क्या हो जाएगा, यूरिन जो है वो फोर्स के साथ में बाहर आ जाएगा, यूरिन फ्लो हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्चुरेशन। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से यूरिन जो है उसका फ्लो हो जाता है बाहर, आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज नॉन एज मिक्चुरेशन। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, चलो तो इसके बाद थोड़े से पॉइंट और रह गए, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में ही आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। आज हमने काफी ज्यादा पढ़ा, लगभग कंप्लीट कर लिया हमने चैप्टर। गुड नाइट सर। चलो ओके, बाय बाय बच्चों। आज तो हम लोग बहुत दौड़े हैं सर। 5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गया है सर। नहीं जल्दी से हम सिलेबस मतलब कंप्लीट चले नहीं। ठीक है चलो ओके बच्चों, पढ़ लेना कहीं चला रहे भी। थे ना। ओके बाय बाय। तो दौड़े